दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 मई, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि आम जनता को यानी कि आपको महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। जहाँ घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। जहाँ घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत लागू भी हो गई है। आपको बता दूं कि घरेलू रसोई गैस की कीमत में इससे पहले 22 मार्च को 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद आज फिर से 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे बिहार में आज एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 1100 रुपये हो गए हैं। यानी कि अगर आपको एक एलपीजी सिलेंडर लेना है तो आपको 1100 रुपये पे करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि 1 मई को सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा किया था। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 102 रुपये महंगे हो गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के सभी 9360 +2 स्कूलों में फ्री इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। इसको लेकर के तैयारी चल रही है। खबर के अनुसार विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि इसी साल से बिहार के सभी 9360 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट और वाईफाई की फ्री में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दूं कि कल श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए फिलो पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस ऐप के माध्यम से सभी छात्र और ट्विटर आपस में जुड़ेंगे। ये ऐप छात्रों के ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बहुत जल्द 3000 पंचायत सचिवों की बहाली की जाएगी। इसकी जानकारी बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में पंचायतों के विकास को रफ्तार देने के लिए 3000 और पंचायत सचिवों की बहाली होगी। यहाँ बिहार में कर्मचारी चयन आयोग के जरिए 3000 पदों पर बहाली हो चुकी है। जल्द ही और पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आपको बता दूं कि बिहार में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 3000 और पंचायत सचिवों की भर्ती होगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। साथ ही साथ इन पदों पर भर्ती को लेकर के चयन आयोग को सूचना भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही पंचायत सचिवों की भर्ती को लेकर के कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। यह नोटिस जारी होने के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में प्राकृतिक की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार पटना, मुजफ्फरपुर, बक्सर, भागलपुर समेत 17 जिलों के किसानों को अनुदान देने का फैसला किया है। यह खबर के अनुसार बिहार के 17 जिले में 31,000 हेक्टेयर भूमि पर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति से खेती की केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इन जिलों के किसान अगर प्राकृतिक खेती करते हैं तो फिर इन्हें अनुदान का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दूं कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार गाय, भैंस, बैल के गोबर मूत्र का उपयोग करने और सभी सिंथेटिक रासायनिक उर्वरकों के बहिष्कार पर जोर देगी। किसानों को गोबर मूत्र की सहायता से खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पटना में परवल, लौकी, नेनुआ और तरबूज आदि की खेती के प्रति किसानों को जागरूक किया जाए। वहीं वैशाली जिले में चिनिया केला और मुठिया केला की खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जबकि मुजफ्फरपुर में लीची की खेती के लिए किसानों को आकर्षित किया जाएगा। इसके लिए प्रति हेक्टेयर खेती करने वाले किसानों को 2000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। जिन जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा, अनुदान का लाभ मिलेगा, वे जिले हैं पटना, भागलपुर, मधेपुरा, रोहतास, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, बक्सर, भोजपुर, लखीसराय, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, कटिहार और औरंगाबाद। यानी कि इन जिलों के किसान अगर प्राकृतिक खेती करते हैं तो फिर सरकार इनको अनुदान देगी। दोस्तों बात करते हैं कि आम लोगों को कोई समस्या होती है तो फिर वे भागे भागे पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन जब पुलिस ही घिनौना हरकत पर उतर आए तो फिर आप क्या कहेंगे। जी हां, घटना बिहार के सासाराम जिले का है, जहां दारोगा ने शादी का झांसा देकर के सिपाही को यौन शोषण का शिकार बना दिया है। जहां इतना ही नहीं, अब पीड़िता को पत्नी का दर्जा देने के लिए 25 लाख नगद और कार दहेज के रूप में मांग रहा है। यह दारोगा रोहतास जिले में पदस्थापित है, जो अरवल जिले में पदस्थापित एक महिला सिपाही के साथ गंदा काम किया। यह सिपाही खुद न्याय का गुहार लगाते हुए अरवल महिला थाना पहुंचकर के एफआईआर दर्ज कराई है। जब पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दारोगा ने
पहले उससे शादी करने की बात कही थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दारोगा ने पहले उससे शादी करने की बात कही थी और कई बार यौन शोषण किया है। जहां महिला सिपाही ने कहा है कि 15 नवंबर 2019 को रोहतास जिले में बहाल पुलिस पदाधिकारी अमरनाथ कुमार उर्फ राजेश कुमार मुझसे जहानाबाद के एक मंदिर में ले गया। आपको बता दूं कि महिला सिपाही ने कहा है कि 15 नवंबर 2019 को रोहतास जिले में बहाल पुलिस पदाधिकारी अमरनाथ कुमार उर्फ राजेश कुमार मुझे जहानाबाद के एक मंदिर में ले गया और मुझसे शादी की। लगभग 2 साल तक अलग अलग जगहों पर यौन शोषण किया। जब मैंने ससुराल जाने की बात कही तो फिर वो दारोगा अमरनाथ ने अपना असली रूप दिखा दिया और मुझे घर ले जाने से मना कर दिया। जहाँ उसका घर अरवल जिले के अनुवा गांव में है। जहाँ हैरत की बात यह है कि पत्नी का दर्जा देने के लिए दारोगा दहेज के रूप में 25 लाख रुपए 4 चक्के वाली गाड़ी की मांग कर रहा है। जब महिला सिपाही दारोगा अमरनाथ कुमार के घर चले गई तो फिर दारोगा के परिवार वाले उसके साथ मारपीट पर उतर आए। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां डीजल से भरा एक टैंकर पलट गया है। जी हां, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच मुफ्त में मिल रहे डीजल को आखिर क्यों कोई हाथ से जाने देगा। जहां टैंकर पलटने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके डीजल लूटने लगे। यह हादसा बलिया थाना क्षेत्र के मामू भगवान मोड़ के पास की है। दरअसल टैंकर जैसे ही पलटा उससे डीजल गिरना शुरू हो गया। इसकी खबर आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद लोग अपने घरों से डिब्बे बाल्टी जिसको जो भी मिला वो सामान लेकर के वहां पर पहुंच गए और डीजल लेकर के भागने लगे। ये घटना शुक्रवार की देर शाम की है। मौके पर पहुंचे पुलिस लोगों को वहां से हटाती रही, लेकिन लोग तेल लूटते रहे। तेल लूटने के दौरान लोग सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। जहां काफी देर बाद पुलिस ने लोगों को जैसे तैसे वहां से हटाया। इस घटना के दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के कटिहार में NH और SH सड़क पर इन दिनों पीला आतंक का कब्जा है। दरअसल मक्का अंचल कहे जाने वाले इस इलाके में बड़े पैमाने पर मक्का फलन के बाद लोग अब घरों के आंगन में जगह नहीं होने के हवाला देते हुए सड़क पर ही मकई का दाना सुखा रहे हैं। इस इलाके के लिए ये कहानी कोई नई नहीं है, हर साल ऐसा होता रहा है। जहाँ सड़क पर इस तरह से मकई के अतिक्रमण होने के कारण कई बड़ी दुर्घटनाएं पहले भी हो चुका है, मगर लोग इससे कोई सबक नहीं लेता है, नहीं लेना चाहता है और बदस्तूर इसी तरीके से सड़क पर कब्जा करके मकई सुखाते हैं। इसी पर कटिहार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इस बार कड़ा रुख अपनाते हुए DM और SP से मिलकर के ज्वाइंट ऑर्डर निकालते हुए पहले सड़क पर मक्का सुखाने वालों को नोटिस और फिर सुधार नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि सड़क पर बढ़ते दुर्घटना को लेकर के मकई द्वारा किए गए अतिक्रमण एक बड़ी वजह है, इसलिए इसे लेकर के प्रशासन गंभीर है और अब ऐसा करने वालों पर चिन्हित करके कार्रवाई किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के गया जिला में प्रेम प्रसंग से संबंधित एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक लड़की ने अपने मायके वालों पर उसे और उसके पति को जान से मार डालने की धमकी देने का इल्जाम लगाया है। दरअसल बीते साल परिवार वालों के खिलाफ जाकर के लड़की ने घर छोड़ दिया था तथा अपने प्रेमी से प्रेम विवाह कर ली, किंतु लड़की के मायके वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। यह मामला चंदौली थाना क्षेत्र के कटारी हिल का है। नीतू कुमारी नामक लड़की ने उसी गाँव के रहने वाले गुलशन राज से बीते साल अदालत में प्रेम विवाह कर लिया था। नीतू का आरोप है कि दोनों को उसके मायके वालों की ओर से जान से मार डालने की धमकियां मिल रही है, जिसके चलते दोनों न्याय के लिए भटक रहे हैं। पीड़िता के अनुसार पिछले 1 मई को उसके मायके वालों ने लड़की और उसके पति के साथ साथ ससुर, देवर, ननद तथा दादी सास को पीट कर घायल कर दिया था। फिर लड़की को धमकी दी कि तुम्हें और तुम्हारे पति को मार डालेंगे। जब पीड़िता ने कहा है कि वह गर्भवती है, वह पिटाई की वजह से उसके पेट में असहनीय दर्द हो रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जीना दुभर कर दिया है। जहां ऊपर से बढ़ते LPG सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों ने जनता के सामने और मुश्किलें खड़ी कर दी है। जी हाँ, इन मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और सत्ताधारी BJP ने चुप्पी साध रखी है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। कांग्रेस ने LPG सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर के मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। जी हाँ, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने LPG सिलेंडर के बढ़ते दाम के मुद्दे पर कई ट्वीट किए हैं और इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। जहां उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि मोदी सरकार में रसोई का चूल्हा महंगाई की आग से जल रहा है। आज से भी महंगाई की एक और किस्त घरेलू LPG सिलेंडर के दाम भी आज 50 रुपये और बढ़ गए हैं। इससे पहले 22 मार्च को भी 50 रुपये दाम बढ़ाए गए थे। 45 दिनों में LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 60 दिन में 457 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा है कि BJP माला माल, जनता बेहाल। BJP राज
में सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 2.5 गुना हो चुका है। रसोई गैस मध्यम और गरीब की पहुंच से बाहर हो चुकी है। जब मई 2014 में रसोई गैस की कीमतें 414 रुपये थी और आज इसकी कीमत 1100 रुपये पार कर गई है। हमारी मांग है कि सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमतों को 2014 के स्तर पर लाया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि भारत दुनिया में आबादी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन ही भारत से आगे है। माना जा रहा है कि जल्द ही भारत चीन को पीछे छोड़ देगा, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तेजी से बढ़ती आबादी पर ब्रेक सा लगता दिखाई दे रहा है। यह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में पता चला है कि भारत में प्रजनन दर 2.2% से भी घटकर 2% रह गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें चरण की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें ये आंकड़े सामने आए हैं। नए आंकड़े के अनुसार देश में केवल 5 ऐसे राज्य हैं जहां की प्रजनन क्षमता 2.1 से अधिक है। इनमें बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ऐसा लगता है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आर पार के मोड में है। जहां शुक्रवार को नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली, जिससे ऐसा संकेत मिल रहा है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से आर पार के मोड में है। दरअसल ये पूरा मामला गुरुवार को तब हुआ जब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोला और आरोप लगाया है कि उनके 15 साल के शासनकाल के बावजूद भी बिहार सबसे गरीब प्रदेश है और यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बिल्कुल भी नष्ट हो चुका है। प्रशांत किशोर के इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है और कहा है कि कौन उनके बारे में क्या कहता है इसको वह महत्व नहीं देते हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि वे महत्व सिर्फ सत्य को देते हैं और सच्चाई क्या है ये बिहार की जनता जानती है कि 15 सालों में कितना काम हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया जिला से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के गया जिला में 9 मई को रोजगार मेला लगने वाला है। इस रोजगार मेले में उपस्थित होकर के युवा सीधे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार श्रम संसाधन विभाग की पहल पर विभागीय परिसर में ही जॉब कैंप लगने जा रहा है। इस कैंप में 10वीं से लेकर के 12वीं पास और ITI डिप्लोमा तक के युवाओं को इंटरव्यू के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत करीब 150 लोगों का चयन किया जाएगा। तो अगर आप भी बेरोजगार हैं तो फिर आप इस जॉब कैंप में जा सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि शिक्षकों को उनके मनचाहे स्थान पर पोस्टिंग दी जा रही है, इसके बाद भी वे ईमानदारी से नहीं पढ़ाएंगे तो फिर उनको तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। जहां अफसरों की जिम्मेदारी है कि वे दफ्तरों में नहीं स्कूलों में पहुंचे, वहां कम से कम एक पीरियड में मौजूद रहें। जब पढ़ाई का स्तर जाने इसके बाद पढ़ाई की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। मुख्यालय में दूर दराज से शिक्षक और कर्मचारी नहीं दिखनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अफसर खुद दुरुस्त क्षेत्र में पहुंचे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में NRC और CAA को लेकर के फिर से विवाद बढ़ता जा रहा है। यह बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी जारी है। जेडीयू ने दो टूक कह दिया है कि बिहार में NRC और CAA की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्री संजय झा ने कहा है कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है। उन्होंने कहा है कि बिहार को लेकर के हम लोगों की पार्टी मुख्यमंत्री ने अपना कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया है। जी हाँ, गुरुवार को एक बार फिर से NRC और CAA का जिन खुल गया है। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी की एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि कोरोना खत्म होते ही देश में CAA लागू होगा। जब वहीं गृह मंत्री के इस बयान पर बिहार में भी राजनीति शुरू हो गई है। बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टियों ने ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। जेडीयू ने दो टूक कह दिया है कि बिहार में NRC और CAA की आवश्यकता नहीं है। मंत्री संजय झा ने कहा है कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है। उन्होंने कहा कि बिहार को लेकर के हम लोगों की पार्टी मुख्यमंत्री ने अपना कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया है। वहीं भाजपा की दूसरी सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी इसका विरोध किया है। जहां पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवा ने कहा है कि CAA और NRC जन विरोधी कानून है। देश में इस तरह के कानून की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी खुल करके विरोध करती है। RJD ने भी NRC CAA को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। RJD के मुख्य प्रवक्ता विधायक भाई वीरेंद्र ने कह दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, इसलिए वे बार बार इस तरह का बयान दे रहे हैं। जब भाई वीरेंद्र ने कहा है कि RSS के एजेंडे पर ही बीजेपी काम करना चाह रही है, लेकिन हम लोग इस एजेंडे को देश में लागू होने नहीं देंगे। आपको बता दूं कि 2 साल पहले CAA और NRC के मुद्दे को लेकर के देश में काफी बवाल हुआ था। एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को हवा दे दी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये कानून किस तरह देश में लागू होती है।
दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी ने बिहार की जेलों में कैदियों को रखे जाने की क्षमता बढ़ाए जाने, सुरक्षा का चाक चौबंद प्रबंधन करने तथा जेल परिसर के भीतर स्वच्छता पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता जताई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य बिन एम मूलो के नेतृत्व में आयोग की एक टीम ने छपरा जेल और पटना की बेऊर जेल का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद है। इसे देखते हुए संबंधित अधिकारियों से काराओं की क्षमता बढ़ाने को कहा गया है। एनएचआरसी ने कहा है कि निरीक्षण के दौरान महिला कैदियों के चर्म रोग से ग्रसित होने की बात सामने आई है। ऐसे में जेल परिसर में स्वच्छता पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को आवश्यकता अनुसार कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश जेल प्रशासन को दिया है। उन्होंने कहा कि जेल के भीतर प्रतिबंधित सामग्री पहुँचने पर रोक के लिए कर्मियों एवं संख्या बढ़ाए जाने, सीसीटीवी कैमरा और फ्लड लाइट और अधिक संख्या में लगाए जाने की आवश्यकता जताई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर के बिहार सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन आए दिन ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आते हैं जो नीतीश के दावे की पोल खोल देती है। यह मामला बिहार के गोपालगंज जिले के बैखनपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिगवा का है, जहां क्लासरूम में एक टीचर बच्चों को पढ़ाने की बजाय सोते हुए पाए गए हैं। शिक्षा विभाग से निर्देश मिलने के बाद बैखनपुर के बीडीओ अशोक कुमार जाँच के लिए स्कूल पहुंचे तो फिर पाया कि शिक्षक घोड़े बेच करके सो रहे हैं। इस दौरान क्लास में मौजूद बच्चे खेल रहे थे। जब वीडियो अशोक कुमार ने कहा है कि आपकी क्लास आज मैं लूंगा। इसके बाद सारे बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और वीडियो ने लगभग 40 मिनट तक उनकी क्लास ली। हैरानी की बात तो यह है कि गुरुजी की नींद तब तक नहीं खुली जब अंत में टीचर को जगाया गया। जब नींद खुलते ही टीचर ने वीडियो अशोक कुमार को क्लास में देखा तो फिर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने चुप्पी साध ली, जिसके बाद वीडियो ने टीचर को वार्निंग दी और कहा कि ये बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जब वीडियो ने कहा कि मामले को गंभीरता से ली जाएगी और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही वीडियो ने कहा है कि स्कूल की व्यवस्था पर ध्यान दी जाएगी और इसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर बिहार में अगले 48 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान है, जहां इसके प्रभाव से मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में 9 से 11 मई के बीच हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी और ओलावृष्टि की भी आसार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगले 5 दिनों तक हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं, जहाँ अगले 1 से 2 दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। इसके बाद हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जहां न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 7 से 11 मई के बीच औसत 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व हवा चलने का अनुमान है। जब कल शनिवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहे, जब पूर्व हवा भी चली, दोपहर में धूप के तेवर कुछ अधिक रहे। इस कारण पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की उछाल आई है, जबकि न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री की वृद्धि हुई है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार के सरकारी कॉलेजों में प्राचार्यों का कार्यकाल अब कम से कम 5 साल का होगा, जहां इनका कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि अधिकतम 10 साल तक अपने पद पर रह पाएंगे, जहां इनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय सेवा आयोग से कराई जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर स्टार्स के बीच हुए विवाद जन्म लेते हैं। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच की लड़ाई लंबे वक्त से जारी है, लेकिन इन दिनों किसी और की वजह से मामला गरमाया हुआ है। पिछले दिनों खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर के आरोप लगाया था कि एक शख्स उन्हें और उनके परिवार को धमकी दे रहे हैं, जो कि पवन सिंह का फैन है। खेसारी लाल यादव ये दावा भी कर चुके हैं कि वह व्यक्ति उनकी बेटी और पत्नी संग गलत काम करने की बात कर चुका है, जो उन्होंने बिहार सरकार और पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई है। इसी बीच उनका एक नया पोस्ट आया है जो काफी वायरल हो रहा है। खेसारी लाल यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से मन अशांत है और मैं परेशान हूँ ये देखकर कि कोई इंसान कैसे किसी के बीवी बच्चों को ऐसे धमकी दे सकता है। इस पूरी लड़ाई में आपका भरपूर साथ मिला है, जिससे मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिली है। उम्मीद है कि वह घिनौना इंसान जल्द सलाखों के पीछे होगा। ऊपर वाले उसके परिवार को खुश रखे।
दोस्तों अब बात करते हैं कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक हिंदू व्यक्ति की उसकी मुस्लिम पत्नी के रिश्तेदारों द्वारा कथित ऑनर किलिंग की निंदा की है, ये कहते हुए कि नागराजू की हत्या इस्लाम के खिलाफ है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लड़की ने अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी की थी और देश का कानून इसकी अनुमति देता है। आपको बता दूं कि हैदराबाद के बिलापुरम नागराजू की सरूर नगर इलाके में 4 मई की रात को उसकी पत्नी के सामने और उसके भाई और उसके दोस्तों ने हत्या कर दी थी। जब पहले दिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नागराजू ने इस साल 31 जनवरी को हैदराबाद में आर्य समाज मंदिर में स्कूल और कॉलेज में अपनी सहपाठी आशरीन सुल्ताना से शादी की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दोनों पुरुषों के लिए उनकी पति को मारने का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने शुक्रवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुख्यालय दारुस्सलाम में ईद मिलाप कार्यक्रम में कहा है कि इस्लाम में हत्या सबसे बड़ा अपराध है। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के मुख्यालय दारुस्सलाम में ईद मिलाप कार्यक्रम में कहा कि इस्लाम में हत्या सबसे बड़ा अपराध है, जुर्म है। ओवैसी ने कहा है कि मजलिस हत्या की निंदा करता है। जब ओवैसी ने तेलंगाना सरकार द्वारा आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के साथ की गई कार्रवाई का स्वागत भी किया है और कहा कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी हथियारों के साथ नहीं खड़ी होगी। आपको किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है, अल्लाह से डरो। पवित्र कुरान कहता है कि अगर एक निर्दोष इंसान को मार दिया जाता है तो फिर ये पूरी मानवता को मारने के बराबर होता है, और अगर एक इंसान को बचाया जाता है तो ये पूरी मानवता को बचाने जैसा है। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि मीडिया का एक वर्ग घटना को सांप्रदायिक रंग देने और फिर उन पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है। जब उन्होंने पूछा है कि क्या मैंने हथियारों के समर्थन में जुलूस निकाला, क्या मैंने उन्हें माला पहनाई, या मैंने घोषणा की है कि मैं उनके लिए एक वकील की व्यवस्था करूंगा। ओवैसी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जब एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की से शादी की थी तो उसे वहां के अधिकारियों ने जाकर के उसके पिता के घर और दुकान को तोड़ दिया। यह संसद ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये तय करेंगे कि किसी मुद्दे पर क्या बोलना है और कहां और कब कैसे बोलना है, ये मीडिया या फिर अन्य द्वारा तय किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में महंगाई की मार से आम आदमी बहुत परेशान है। रोजगार की कमी और ऊपर से महंगाई की मार आम जनता के लिए कई तरह की परेशानियां खड़ी कर रही है। यह आम जनता की आवाज़ बनकर के कांग्रेस सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ उतरी है, जिसमें हाल ही में कांग्रेस ने अनोखा अंदाज में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। यह घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। 14 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में आज 50 रुपये की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। जहाँ घरेलू एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत अब 1100 रुपये हो गई है प्रति सिलेंडर। यह सिलेंडर के बढ़ते दाम पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी समेत केंद्र पर जम करके हमला बोला है। जब पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले अपने आसपास सिलेंडर रखे और हार पहनाया, यह अगरबत्ती जलाई और कहा कि 65 घंटे 3 देश 20 ड्रेस 60 फोटो शूट करके देश के प्रधानमंत्री ने लौटते ही घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भाजपा प्रभारी पद से भूपेंद्र यादव को हटा दिया गया है। भाजपा जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार नीतीश कुमार का भूपेंद्र से तालमेल ठीक नहीं है। वहीं इस बात को गंभीरता से लेते हुए भाजपा ने नीतीश की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है। अब ये बात सामने आ रही है कि अब केंद्रीय नेतृत्व की ओर से धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। इसी संबंध में धर्मेंद्र प्रधान गुरुवार शाम को पटना में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे और लगभग 2 घंटे तक नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। खास बात यह कि धर्मेंद्र प्रधान के पटना आने की सूचना भाजपा के किसी भी वरिष्ठ नेता तक को नहीं थी। नीतीश कुमार और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात के बाद बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। हालांकि इस मुलाकात पर भाजपा के नेता कुछ बोलने से बच रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी सहित कई विग्रहों का सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे वाराणसी के सीनियर जज डिवीजन के आदेश पर किया जा रहा है। अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे कानून का उल्लंघन है। ओवैसी ने आगे कहा है कि काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे करने का आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा है कि अयोध्या फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह अधिनियम
अधिनियम भारत की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की ओर रक्षा करता है, जो कि संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। ओवैसी ने सर्वे के फैसले को एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खोलने वाला भी करार दे दिया है। जहां ओवैसी ने आगे कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत की तरफ से खुलेआम सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना की जा रही है। ओवैसी ने अदालत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस आदेश से अदालत 1980-1990 के दशक की रथ यात्रा के दौरान हुए खून खराबे और मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रही है। आपको बता दें कि मामला शुक्रवार को जब सर्वे करने के लिए टीम वाराणसी पहुंचे तो फिर मुस्लिम भीड़ ने मौके पर जमा होकर के जमकर नारेबाजी की। जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहले ही वीडियोग्राफी पर आपत्ति जताई थी। हालांकि जब मुस्लिमों ने नारेबाजी शुरू की तो फिर दूसरे पक्ष ने भी नारे लगाना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने सबको मौके से हटा दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर में आज वीडियोग्राफी की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि रजिस्ट्री के लिए जरूरी ई स्टाम्प को लेकर के नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जमीन समेत अन्य दस्तावेजों के निबंधन के लिए जरूरी ई स्टाम्प अब बिहार के सहकारी बैंक बेचेंगे। बिहार सरकार ने स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया से स्टाम्प बिक्री की जिम्मेदारी लेकर के सहकारी बैंकों को दे दिया है। जहां इन बैंकों ने अब तक 2/3 से ज़्यादा निबंधन केंद्र पर अपना काम शुरू कर दिया है। जल्द ही बाकी पर भी स्टाम्प की बिक्री पर इन बैंकों के हाथ में होगी। बिहार में ई स्टाम्प की बिक्री स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया करती थी, इसके एवज में उसे 1% बतौर कमीशन मिलता है। लेकिन स्टाम्प बिक्री में कई तरीके की अनियमितताएं की शिकायत के बाद निबंधन विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक ने उनसे ये जिम्मेवारी वापस लेकर के सहकारी बैंकों को दे दिया है। फिलहाल स्टाम्प की खरीद स्टॉक होल्डिंग कंपनी ही करेगी और लोगों में बेचने के लिए सहकारी बैंकों को देगी। बदले में कमीशन की राशि का बराबर बंटवारा भी दोनों संस्थानों के बीच होगा। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले 3 दशक से पटना के गांधी सेतु के साथ ये छवि बन गई थी कि इसे पार करने में घंटों लग जाएंगे। हर दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती थी, लेकिन आगामी 7 जून के बाद गांधी सेतु अपने पुराने धब्बे को पूरी तरीके से मिटा देगी। इसके पूर्वी लेन पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जहां अब इसके बाद 7 जून से आम लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है। जहां इसके बाद गांधी सेतु पर दोनों तरफ से बिना जाम की समस्या के गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। जहां बिहार की लाइफ लाइन माने जाने वाली महात्मा गांधी सेतु के दोनों लेन पर 24 सालों बाद 7 जून से फिर से गाड़ियां दौड़ेगी। जहां केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन करने की सहमति दे दी है। दोस्तों बात करते हैं कि सहरसा के जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी ने नौकरी में अकुत संपत्ति अर्जित की है। साल 1994 में सरकारी सेवा में आने के बाद उन्होंने कई प्लॉट खरीदने से लेकर के 2 आलीशान मकान बनवाए हैं और रिटायरमेंट का जीवन आराम से बिताने के लिए लाखों का बैंक बैलेंस भी जमा कर लिया है। पर नौकरी के आखिरी महीने में वे फंस गए। सुरेश चौधरी इसी महीने यानी कि 31 मई को रिटायर होने वाले थे, पर 26 दिन पहले ही विशेष निगरानी इकाई ने शिकंजा कस दिया। सुरेश चौधरी के मुजफ्फरपुर और सहरसा के ठिकानों पर सुबह 7:30 बजे के करीब छापेमारी शुरू की गई। एसवीयू की टीम को वे सहरसा स्थित सरकारी आवास में मिले। जैसे ही उन्हें माजरा समझ में आया, वे पहले तो घबराए, फिर जांच अधिकारी से कहा कि उनसे दुश्मनी साधा जा रहा है। जब अधिकारियों ने पूछा कि इसमें कैसी दुश्मनी, तो फिर वे कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ अपनी बात दोहराते रहे। सूत्रों के मुताबिक जेल अधीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसके बाद आईजी मनीष कुमार मीना ने उनके खिलाफ जांच की अनुशंसा गृह विभाग से की थी। मामला ऊपर तक गया और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच एसईवी को सौंप दी। इसके बाद उनकी संपत्ति को खंगालना शुरू किया। जांच के बाद एसईवी ने 1,59 लाख की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करते हुए उनके ठिकानों पर छापेमारी की। एसवीयू को अब तक की जांच में उनके 15 प्लॉट का पता चला है, जो मुजफ्फरपुर के अलावा मोतीपुर और हाजीपुर में खरीदे गए हैं। पर जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा बड़े पैमाने पर बेनामी संपत्ति खरीदी गई है। जहां अब तक जो जानकारी अधिकारी को मिली है, उसके मुताबिक मोतिहारी जिले में नेपाल से लगी सीमा पर कई बेनामी संपत्ति की बात सामने आई है। हालांकि इसकी तहकीकात अभी जारी है और जल्द ही इसको लेकर के बड़ा खुलासा हो सकता है। इसके अलावा कई लॉकर का भी पता चला है, जिसे अभी खोला जाना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। जब सरकार ने इस अभियान में और भी तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। नए आदेश के तहत बिहार के सभी अंचल अधिकारी सीईओ अब रोज सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे कि आज उन्होंने कितनी सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया है तथा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं।
आपको बता दें कि राज्य एवं भविष्य सुधार विभाग ने इसके लिए एक वेबसाइट पोर्टल बनाया है, जहां उसका लिंक बिहार के सभी अंचल अधिकारी के पास है। इस वेबसाइट पोर्टल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग लॉगिंग मौजूद है, जिससे अधिकारी इसकी जानकारी देंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री रामसूरत राय ने विधानसभा में घोषणा की थी कि बिहार में सरकारी जमीन में से अवैध कब्जा को हटा दिया जाएगा। अब बिहार में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार में हर 8-10 पंचायतों के बीच एक पशु अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जहां इससे पशुपालक आसानी से पशुओं का इलाज करा पाएंगे। जहां पशु टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, डोर स्टेप डिलीवरी आदि की सुविधा मुहैया कराने की भी व्यवस्था की जा रही है। यह सरकार चाहती है कि सही मायने में बिहार का विकास हो, लोगों का स्वास्थ्य और स्वभाव बेहतर रहे। गायों के प्रति विशेष प्रेम दिखाते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने भी गायों को पाल रखा है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नए भवनों के शिलान्यास के बाद दशरथ मांझीश्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले जिन बच्चों को इंजीनियरिंग में प्रवेश नहीं मिलता था, वे कृषि कॉलेजों में प्रवेश ले लेते थे। इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलते ही कृषि की पढ़ाई छोड़ करके चले जाते थे, लेकिन अब युवाओं का कृषि एवं पशुपालक के क्षेत्र में आकर्षण बढ़ रहा है। यह सरकार भी उनकी भावनाओं का समर्थन कर रही है। यह पढ़ाई के लिए हर महीने 2000 रुपये दे रही है, पुस्तकों के लिए भी 6000 रुपये उपलब्ध करा रही है। पशुपालन और कृषि क्षेत्र में शोध को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवनों का निर्माण किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि देश में कहीं भी पशुओं का कोई विश्वविद्यालय नहीं था। जब पशुओं के नाम पर हम लोगों ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया है, अब कई जगहों पर काम होने लगा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के रहने वाले रमेश कुमार ने ड्रीम 11 में 49 रुपये लगा करके 2 करोड़ रुपए का नगद इनाम जीता है, जिसमें से 1 करोड़ 40 लाख रुपए रमेश के खाते में भी आ चुके हैं। आपको बता दें कि 2 करोड़ में 60 लाख रुपए टैक्स भी लगा है। जहां पश्चिम बंगाल में ड्राइवर की नौकरी करने वाले रमेश कुमार ड्रीम 11 खेल करके करोड़पति बन गए हैं। दरअसल बिहार के सारण जिले के रमेश ने मोबाइल गेम ऐप ड्रीम 11 के माध्यम से IPL टीम बनाई और वे टीम विजेता हुई, यानी कि जीत गई, जिसके बाद रमेश ने 2 करोड़ की राशि जीत ली है। सारण जिले के अमनौर प्रखंड की रसुलपुर गांव की रहने वाले रमेश कुमार के घर में नोटों की बारिश के बाद जश्न का माहौल है। यह ड्रीम 11 विनर रमेश कुमार ने बताया है कि वह पश्चिम बंगाल में ड्राइवर का काम करता है। जब IPL मैच देखते देखते एक दिन मैंने ड्रीम 11 ऐप डाउनलोड किया और खाली समय में मैंने ड्रीम 11 खेला। शुरुआत में 49 रुपये लगाए, जब कभी जीतता तो कभी निराश भी होती थी। पिछले दिनों पंजाब और लखनऊ के बीच खेले गए मुकाबले में पंजाब की टीम मैंने चुनी थी, जिसमें तेज गेंदबाज कगिस को रबाड़ा को कप्तान और उप कप्तान शिखर धवन को उप कप्तान चुना था। साथ ही एक ड्रीम 11 टीम बनाई। रमेश कुमार ने बताया है कि उसने 11 प्लेयर चुन करके 59 रुपए ड्रीम 11 में लगाए थे। इस मुकाबले में कगिस को रबाड़ा ने 3 विकेट लिए और अन्य चुनाव खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन रहा, जिससे उसके देश भर में अच्छे अंक मिले। जब मैच के अगले सुबह उसे मैसेज मिला कि वह 1 नंबर पर है और उसने 2 करोड़ रुपए जीता है। अब 2 करोड़ में GST काट करके उसके अकाउंट में 1 करोड़ 40 लाख रुपए आ गए हैं, यानी कि 60 लाख रुपए उसको टैक्स लगा है। आपको बता दूं कि रमेश कुमार के पिता दिहाड़ी मजदूर है। भाग्यशाली रमेश कुमार का परिवार 2 करोड़ की राशि मिलने से खुश हैं। जब रमेश को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि वह रातों रात करोड़पति बन गया है। जब रमेश ने कहा है कि वह इस पैसे से गरीब बच्चों की परवरिश और समाज के अच्छे कार्यों में खर्च करेगा। फिलहाल इस जीत की खुशी के बाद से रमेश कुमार के घर में खुशी उत्सव जैसा माहौल है और लोग खूब बधाई दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की नई कीमत जारी कर दी है। जहां शनिवार 7 मई को सुबह 6 बजे जारी की गई तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम आज 31वें दिन भी स्थिर बने हुए हैं। आपको बता दूं कि आखिरी बार पिछले महीने 6 अप्रैल को तेल के दाम में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। तब से पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बदले हैं। बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमत में आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दूं कि आज 31 दिन हो गए हैं, लेकिन बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि मई महीने में पारा आसमान छू रहा है। जहाँ गर्मी से लोग बेहाल है, वहीं कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पी रहे हैं। जहाँ गर्मी में काढ़ा पीने से आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे में आपको गर्मी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ठंडाई पीनी चाहिए, जहाँ इससे दिमाग और शरीर को ठंडक मिलती है। ठंडाई पीने से गर्मियों में होने वाले कई तरह की परेशानियां भी दूर हो जाती है। ठंडाई से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तो आइए जानते हैं कि ठंडाई पीने के आखिर फायदे क्या है। गर्मी से राहत दिलाने वाली ठंडाई
पीने से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। ठंडाई में केसर होती है जो एंटी डिप्रेशन और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। जब ठंडाई पीने से पेट में कब्ज की शिकायत भी नहीं होती है। ठंडाई में खसखस होता है जिसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, फैट और मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं। इससे पेट की जलन की समस्या दूर हो जाती है और कब्ज भी नहीं होती है। ठंडाई न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। ठंडाई में सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण काफी पाए जाते हैं। सौंफ से पाचन क्रिया मजबूत होती है और पेट भी ठंडा रहता है। ठंडाई में मेथी और सौंफ भी मिलाया जाता है जिसमें पाचन क्रिया मजबूत होती है और ब्लोटिंग की समस्या भी नहीं होती है। जब पेट फूलने की समस्या भी ठंडाई पीने से दूर हो जाती है। गर्मियों में ठंडाई पीने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। जब ठंडाई में तरबूज के बीज, कद्दू के बीज, बादाम और पिस्ता जैसे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे शरीर को एनर्जी मिलती है। दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी की कार्रवाई के बाद अब बिहार में भी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज उठने लगी है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बिहार में भी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जब सरकार की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अपनी ही सरकार से बिहार कैडर के एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि झारखंड की धन कुबेर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन बिहार में धन कुबेर आईएएस अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। दानिश रिजवान ने बिहार सरकार और ईडी से मांग की है कि बिहार कैडर के 2012 बैच के एक आईएएस अधिकारी और उनके पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आईएएस बेटे और उसके बाप ने मिलकर के अकुत संपत्ति बनाई है। दानिश रिजवान ने आरोप लगाया है कि उस अधिकारी ने डीएम के पद पर रहते हुए मठ, मंदिर और चर्च की जमीन को अवैध रूप से बेचकर अरबों रुपए संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने बिहार सरकार से मांग की है कि झारखंड की तरह बिहार कैडर के 2012 बैच के आईएएस अधिकारी और उनके पिता के ऊपर अविलंब कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि खनन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने शुक्रवार को झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की रेड किया। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने करोड़ों रुपए बरामद किए हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।